वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीच पीपल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज रेणुका कर। आप सभी को पता चल चुका है कि पीआरटी वैकेंसी जो है उसकी गुड न्यूज़ मिल चुकी है। DEET+B ने नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं। कल ही नोटिफिकेशन आया था और इसके फॉर्म फिल की डेट भी 17 तारीख तक है। 17 सितंबर से स्टार्टिंग डेट है, एंडिंग डेट 16 अक्टूबर तक है। तो आप सभी अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना। अपना जो भी डिटेल है जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे मैं उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन में बता दूंगी कि क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है। सेकंड थिंग इज मैंने इससे पहले की वीडियो में डिटेल में बता दिया क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है कि सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए आपकी। साथ ही साथ इसमें मैंने डिस्कस किया कि एज क्या है, ठीक है, कैटेगरीज वाइज एज क्या है और जो सीटेट पेपर 1 में उसमें कितने कितने मार्क्स अगर आपके हैं तो आप क्वालिफाइड हो और नहीं है तो नहीं भर सकते। अगर सेमेस्टर 1, 2 या 3rd या 4th में है तो आप अगर कंप्लीट नहीं है तो भी फॉर्म नहीं भर सकते। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ कि आपका जो सिलेबस है जिसमें हमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही पढ़ना है। पार्ट ए का मैंने कल डिटेल में नहीं बताया था, सब्जेक्ट बताया था प्लस उसके मार्क्स बताए थे कितने कितने मार्क्स के आते हैं, टोटल मार्क्स बताए थे। और पार्ट बी में हमें कौन सा सब्जेक्ट आता है हमारा और क्या क्या हमें देखना होता है। ठीक है। आज मैं डिटेल में बताऊंगी। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुए थे पीजीटी टीजीटी की, मतलब जो भी सब्जेक्ट के हुए थे उसमें जो पैटर्न आ रहा है उसी के हिसाब से मैं बता रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में भी इसी पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे वो तो आपको करने ही करने हैं, लेकिन जो सिलेबस में दे रखा है उसको जरूर पढ़ना। लेकिन यहाँ पे जो एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया है, तो पिछले सालों से जो पेपर हमें आ रहा था अभी बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रख लेना। मैं कुछ पॉइंट बता दूंगी कि इंपॉर्टेंट, इनको तो पढ़ के ही इनकी तो इतनी प्रैक्टिस कर लेना। जो भी मैथ्स एंड रीजनिंग है, आज मैं जो डिस्कस करने वाली पार्ट ए में मैथ्स रीजनिंग और आपका जो जीके पोर्शन है यह है। हिंदी और इंग्लिश के लिए मैं कल डिस्कस करूंगी और पार्ट बी में हमें क्या कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीजनिंग टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आप स्कोरिंग आसानी से कर सकते हो। इसमें से मैंने कुछ टॉपिकों के मार्क्स लिखे हैं और कुछ के मार्क्स नहीं लिखे। ठीक है। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो ऊपर नीचे दे सकता है, तो मैंने इसलिए पर्टिकुलर मार्क्स नहीं लिख रही हूँ। आप सभी को इसकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहला आता है इंपॉर्टेंट रीजनिंग टॉपिक आप सभी को पता है 20 मार्क्स के आते हैं और 20 में से 20 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं, चाहे नॉर्मल हो, जिसको रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आती हो। जिसको रीजनिंग आती है वो तो वेल एंड गुड है, जिनको नहीं आती मीडियम है या एवरेज है उनको भी आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। इस बार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस करी है। सबसे पहला है सिटिंग अरेंजमेंट आपने अभी तक पढ़ते आ रहे होंगे। हो सकता है कि आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी होगी, काफ़ी टाइम से गैप दे दिया होगा। तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट होता है कि जिसमें ए बी इधर बैठा है और सी कहाँ बैठेगा, डी है, डी राइट में बैठा है तो लेफ्ट में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं जो अभी तक एग्जाम हुए हैं। इसके भी अलग अलग पैटर्न से पूछे जा रहे हैं। जैसे सपोज मंडे को एक परीक्षा हुई, ट्यूसडे को नहीं हुई, थर्सडे को हुई है। ए ने एक दिन पहले परीक्षा दी है, बी ने एक दिन बाद परीक्षा दी है, इनसे पहले 2 बच्चों ने परीक्षा दी है, सी ने इसके बाद परीक्षा दी है, डी ने है। तो यहाँ पे मंडे ट्यूसडे इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे शो कर दूंगी, आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आपकी मतलब उसका नाम पर्टिकुलर तो नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे पेज पे जब भी वीडियो बनेगी तो उस पर स्क्रीन पे शो कर दूंगी कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं। इसमें भी 3 या 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें भी 4 या 5 है। इस क्वेश्चन के लिए आपको अल्फ़ाबेटिक सीरीज याद होनी चाहिए, जैसे ए बी सी होती है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे AGOT भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, 5, 10, 15, यहाँ पे 20, 25। इस तरीके से आप अगर शॉर्ट ट्रिक करोगे तो आसानी से क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में जो टाइम दिया जाता है वो बहुत ही कम दिया जाता है, जिसके कारण से बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं। बच्चे टाइम को नहीं करते। पेपर 1 में भी टाइम को उतना ही देना है और पेपर 2 में भी टाइम को उतना ही देना है, दोनों को मैनेज करके हुए चलना है। तो सीरीज़ में भी अलग अलग क्वेश्चन के टाइप पूछे जा रहे हैं। मैं सबका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। ये टॉपिक है, 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से पूछे जा रहे हैं। रैंकिंग वाले में से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रैंकिंग आपने पढ़ रखा है तो ये उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है जो आप तक प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एक सर्कल है, सर्कल में ए
ए इधर बैठा है, ए आपके राइट में है, ए बैठा है सेंटर में, इसके राइट में है सी, बी किधर बैठा है इधर। आप बताइए कि यहाँ पे डी, मैंने सपोज एग्जांपल ले रही हूँ, ए बी सी डी ई ये दे दिए। ये 5 भी आ सकते हैं, 6 भी पूछ सकते हैं, 7 8 भी पूछ सकते हैं, 7 भी पूछ सकते हैं। 8 तक लास्ट होता है जो सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है। यहाँ पे पूछ लिया कि आपको राइट में, देखिए ये पोजीशन हमेशा राइट होती है और ये पोजीशन हमेशा लेफ्ट होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चन मैं लिखवा रही हूँ इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा दूंगी ताकि आपको एग्जाम्पल को देख पाओ कि किस तरीके से एग्जाम है। अगर इसके अलावा भी आपको प्रैक्टिस करनी है तो यूट्यूब पर आप वीडियो देख सकते हो। मैंने अभी सर्च करोगे ना यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारी वीडियो अभी करंट के लिए जितने भी एग्जाम है उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन वो करिए। पहले अपनी कोई टॉपिक लीजिए, जैसे मान लीजिए सपोज आपने टॉपिक लिया सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट से देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। पहले अपनी खुद की प्रैक्टिस कीजिए। अगर सिटिंग अरेंजमेंट आपको समझ में आता है, पहले से ही आपने पढ़ा हुआ है तो आप तो कर लोगे। नहीं पढ़ा तो पहले इसको पढ़िए, इसके कंसेप्ट को समझिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए। ऐसे ही तीसरा टॉपिक मैंने बता दिया, सिंप्लीफिकेशन में आपकी कैलकुलेशन पूछी जा रही है। कई बार होता है कि 2D यहाँ पे लिख दिया, 3C 4E। अब इनकी जगह आपको क्वेश्चन में दे देंगे प्लस या डिवाइड या मल्टीप्लाई माइनस, इस तरीके से आपको साइन लगा के करना है। जैसे यहाँ पे डी की जगह मैंने दे दिया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ऑप्शन में मल्टीप्लाई होगा तो आपको मल्टीप्लाई। यहाँ पे जो प्रयोग करना है आपको बोडोमस का यूज़ करना है। बोडोमस आपने सभी ने नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको तो दिक्कत नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा इसकी हेल्प से आपको इसको सॉल्व करना है। अपने तरीके से जमा घटा नहीं करनी है, ठीक है। जो होती है गुना भाग ये सब नहीं करना है। उसके बाद आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको पता ही है कि अगर एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, फिर वो राइट मुड़ा, फिर वो लेफ्ट मुड़ा, फिर वो राइट मुड़ा, फिर इस तरीके से आपको क्वेश्चन देते हैं कि ये 4 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर। तो आपको डिस्टेंस बताना कि उससे घर से कितनी दूरी पर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन डिस्टेंस वाले में से है। ब्लड रिलेशन में 2 तरीके हैं। एक पहले क्या होता था, पहले सीधा पूछा था कि पिता, इधर पूछा जाता था एक तस्वीर को देखकर, यानी कि एक लड़की एक तस्वीर को देखकर इशारा कर रही है कि उसके पिता का बेटा, उसका क्या लगेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब क्या पैटर्न हो गया है, अब यहाँ पे जो एसएससी वाले जो आता है जिसमें आता है A + B, यानी कि A जो है वो A जो है B का पिता है। मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, क्वेश्चन पे मत जाना, सिर्फ मैं स्क्रीनशॉट करके दिखा दूंगी और ये बता देंगे। फिर आगे B/C का बेटा है। ऐसे ही आपको इस पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन देंगे कि A + B + C नहीं, A + डिवाइड बाय ऐसे दे देंगे। तो आपको उसको जोड़ना है कि कैसे कंसेप्ट है। तो इसको प्रैक्टिस करना है, ये एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके जाना। ब्लड रिलेशन में अब वो वाला ब्लड रिलेशन नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, अब इस तरीके के पैटर्न से आ रहा है। सिम्बोलिस्ट जो होता है, सिम्बोलिस्ट में क्या होता है, सिम्बोलिस्ट का एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। यहाँ पे सिम्बोलिस्ट में स्टेटमेंट देते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा कि कुछ बच्चों के पास पेंसिल है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, फिर लिख दिया सभी के पास पेंसिल और पेन है। इस तरीके के एग्जाम्पल। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, एक ट्रिक होती है या तो डायग्राम वाली होती है। डायग्राम वाली ट्रिक यहाँ पे बता देती है, जैसे ये है कि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं और इसमें पूरा कर दिया। ये ट्रिक मुझे जो लगती है, मैंने एग्जाम्पल करा है तो मुझे ये समझ नहीं आई, मुझे इससे ज़्यादा अच्छी लगती है कि यहाँ पे पैसे में यहाँ पे कुछ टर्म्स होती है। जैसे मान लो जी आपका सभी है, सभी में आता है ऑल में एक रेशो होता है, ट्रिक होती है इनकी। ये होता है रेशो में यहाँ पे होता है 150, ठीक है। फिर सम आता है, सम में क्वेश्चन होता है, अगर सम पूछा जाए तो आता है 50-50। इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होता है सम नोट ऑप्शन दिया जाता है। फिर यहाँ पे दिया जाता है सम नोट के बाद है नो रिलेशन, जिसमें हमें अगर 150 दे रखा है तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस तरीके से ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सबसे इजी लगता है मुझे इस तरीके से प्रैक्टिस करना, ठीक है। सिम्बोलिस्ट में मैंने बता दिया। नंबर सिस्टम में आपसे वही पूछे जा रहे हैं जो अब तक आप पढ़ते आ रहे हो। नंबर सिस्टम के एग्जांपल दे देती हूँ। नंबर सिस्टम में ये पूछा जा रहा है 4, 5 एंड ये दे देंगे। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी, इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। या पूछा जा रहा है 4 / 5 × 78
एंड -4। इस तरीके से आपसे नंबर सिस्टम के पूछा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में जो पूछे गए थे अभी तक, वो पूछे गए थे कि कोई भी एक करंटली आपको दे देंगे। जैसे सपोज यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल है कि एक गाँव में सड़क बन रही है और उसका इतना मतलब इतना खर्चा किया है। अब उसमें कारण दे देंगे कि अगर मतलब एक स्टेटमेंट दे देंगे पहले, उसके बाद एक कारण देंगे और उसका तर्क देंगे। दोनों का कारण और तर्क देंगे। उसको आपको उस क्वेश्चन के हिसाब से स्टेटमेंट में अगर फॉलो होता है तो बताइए। अपने अपने व्यू नहीं देने, याद रखना इस क्वेश्चन में आपको अपनी व्यू नहीं देने। जैसे आप सोचो कि हाँ, लेकिन उस समय जो उस चीज़ को दे रखा है, जैसे गांव में मान लो सड़क बनानी है, हो सकता है उस सड़क बनाने के लिए गांव के लोगों को निकाल दिया या कुछ भी रीज़न दे सकते हैं वो, मैं ऐसे एग्जांपल बता रही हूँ। उस स्टेटमेंट में अपने व्यू मत देना। उस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा जो उस समय का सर्कुलर होगा, उस समय वो क्या सोच के काम करेंगे, ये चीज़ दे रहा है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो मैं स्क्रीनशॉट करके दिखा दूंगी, क्योंकि वो पैटर्न ऐसे हैं कि इसको कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकती मैं। उसमें एक बार पूछा गया था कि एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि 37 ना तो इसको जोड़ सकते हैं, एक क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है अभी, 37 ना इसको जोड़ सकते हैं, ना जमा कर सकते हैं, ना गुना से। यहाँ पे एक ऑप्शन दे देंगे 10, 15, 20, इस तरीके से क्वेश्चन दे देंगे। आपको इसको मैच करके बताना है कि इसमें से जो है, मतलब इस तरीके का एग्जाम्पल बताएंगे। वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे देंगे, उस स्टेटमेंट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करोगे इस तरह के क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हो। ये था हमारा रीजनिंग पोर्शन, जो इसमें से मेन क्वेश्चन थे। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन आए थे, इसमें भी 2 क्वेश्चन आए थे, डिस्टेंस वाले में से भी 2 क्वेश्चन थे। आधे क्वेश्चन तो इसी में से कवर कर दिए। जो पहले पूछे जाते थे, कैलेंडर पूछे जाते थे, कलोक पूछा जाता था, ये क्वेश्चन नहीं आए हैं इस बार के जो पीजीटी और टीजीटी एग्जाम हुए हैं। तो प्लीज़ आप फिर भी कर लेना, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी 6 मंथ है, तो 6 मंथ में कुछ चेंज कर दे डीएसएसबी का कोई पता नहीं होता। लास्ट टाइम के जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद क्या होगा कुछ नहीं पता। तो इसलिए आपको सभी को पता है कि नोटिफिकेशन के लिए 2.5 साल हो गए थे, अभी तक नहीं आया। तो इसलिए पैटर्न का भी कोई भरोसा नहीं है, डीएसएसबी कुछ भी पूछ सकता है। तो अपने इस चीज़ को तो ज़रूर करके जाना। सिर्फ यह है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न दे रखा है वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। अगला आता है मैथ्स। मैथ्स के लिए मैं आपको बता देती हूँ, मैथ्स में तो वही है, सेम जो टॉपिक है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, बाकी क्वेश्चन वही है जो अब तक आता ही जा रहा है मैथ्स में। सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज से पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद डाटा हैंडलिंग में पहले 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, यहाँ चेंजेस हुए हैं। जैसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अब एक ही क्वेश्चन में सारा कवर कर रहे हैं। टाइम एंड मैनेजमेंट कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, SI हमारा सिंपल इंटरेस्ट, मिक्स फ्रैक्शन दे रखे हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस दे रखे हैं, SCF दे रखा है, रेशियो प्रिपरेशन दे रखा है, मेंसुरेशन दे रखे है, और एवरेज। ये टॉपिक तो आने ही आने हैं। इतने टॉपिक करना बहुत बड़ी बात होती है। कम इतने टॉपिक में आपको शुरू से ही बेसिक से ही, अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, आपने पहले से ही आती है तो फॉर वेल एंड गुड। अगर नहीं आती है तो आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले लेना पड़ेगा आपको, जैसे कैलकुलेशन है, अगर आपकी मैथ्स बहुत वीक है तो सबसे पहले आप अपने मैथ्स में जो सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। फ्रैक्शन देखिए, उससे पहले है डिजिट वाले, और जिससे उससे भी पहले जो है नंबर सिस्टम में होल नंबर क्या होते हैं, ये सारे आपको पता होने चाहिए। तभी इसी के बाद आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। फिर आगे से छोटा लीजिए, एलसीएम कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है। एवरेज वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। परसेंटेज में तो प्रैक्टिस करनी है कि आपकी 50% है और आपके पास एक संख्या दे रखी है 50%, उसका निकालिए। तो ये प्रैक्टिस से ही होगा, मैथ्स ऐसे नहीं होती है। मैथ्स को जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही मैथ्स आपकी अच्छी होगी, ठीक है। मैथ्स का मैंने सारे टॉपिक बता दिए। उसके अलावा जो आपके जीके और जीएस पोर्शन है उसका मैं बता देती हूँ। जीके और जीएस पोर्शन में डीएसएसबी के कुछ फेवरेट टॉपिक है जो अब तक आज तक पूछे जा रहे हैं। अमेंडमेंट पूछा जाता है। अमेंडमेंट मतलब संशोधन किस प्रकार होते हैं, अब से जो अब तक हो रहे हैं, ये पॉलिटिकल के ही टॉपिक होते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में पता होता है। इसमें से भी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपसे अभी जो पूछे जा रहे थे वो पूछे जा रहे थे हाई कोर्ट से, एक पूछा जा रहा था राष्ट्रपति से, ठीक है। राष्ट्रपति के जो कार्यकाल है जो भी है उसमें जो आता है अनुच्छेद संशोधन में, जिसको कहते हैं आर्टिकल, यानी आर्टिकल में जितने आते हैं, आर्टिकल अब तक के जितने हैं कि 1 से लेकर 351 तक के आर्टिकल है वो पूछे गए थे। इसके शॉर्ट नोट्स भी मैं दे दूँगी आपको, उससे भी पढ़ सकते हो, लेकिन पहले डिटेल में ज़रूर पढ़ना। डिटेल में यहाँ पे इसके सारे पढ़ना कि आर्टिकल 1 से लेकर 5 में किसके अंदर आता है, आर्टिकल 5 से फिर 6, 8, 9, 10, 12 यानी कि मौलिक अधिकार किस में आते हैं। इसमें सारे कुछ कवर हो जाएगा आपका जितना भी है। मेन है इसमें राष्ट्रपति और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके बारे में ज़रूर पढ़ना, मुख्यमंत्री, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस पर ज़रूर पढ़ना, क्योंकि इसमें पढ़ने से ही आपका काफ़ी सारा चीज़ कवर हो जाती है। पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक है दोनों।
अगला टॉपिक है अवार्ड कौन कौन से मिले हैं। आप चाहे कम से कम 2 साल के तो देख ही लेना, क्योंकि करंट के अवार्ड भी पूछे जाते हैं प्लस आपके प्रीवियस ईयर के अवार्ड भी पूछ लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर के अवार्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो करंट जो अवार्ड मिले हैं, जैसे किसी को किस स्टेट में मिले हैं उसको ध्यान में रखना है सारी चीज़ें। फोक डांस जो होता है वो कला और संस्कृति से रिलेटेड होता है। अगर कला और संस्कृति वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें सारी चीज़ कवर हो जाएगी। जो अभी करंटली फोक डांस है, जैसे कौन कौन है, इसकी सारी चीज़ें, तो ये क्वेश्चन तो एग्जाम जो DSSB है वो ज़रूर पूछता है। फिर है फेस्टिवल कौन कौन से, तो फेस्टिवल किस किस देश में मनाए जाते हैं, जैसे असम में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, राज्य में कौन कौन से फेस्टिवल के बारे में डिटेल में याद रखना। बुक कौन कौन सी लिखी है, करंटली बुक कौन सी है, करंट का तो ज़रूर ध्यान रखना, करंट में कौन कौन सी बुक्स लिखी गई है। और बुक्स में जो स्पेशल बुक्स हैं, जो फेवरेट, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है वो जरूर याद कर लेना। इसमें हैं आपके जो हम यहाँ कह सकते हैं जो आपके रोग वगैरह होता है, जैसे विटामिन ए से रोग होता है, ये साइंस का टॉपिक है, ठीक है। विटामिन से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए से, विटामिन बी से, तो ये विटामिन के रोग जितने भी होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड कर लेना, ठीक है। ये वाला टॉपिक इसी से इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद हमारा होता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया के बारे में भी पढ़ना है। ये एक टॉपिक जो होगा आपको सर्च करोगे गूगल पे भी इसके बारे में डिटेल में नोट्स मिल जाएंगे आपको, कहीं से उधर नहीं, यूट्यूब पे भी मिल सकते हैं, लेकिन गूगल से ज़्यादा अच्छे तरह से डिटेल में पढ़ पाओगे। हिमालयज रेंज क्या होता है, ये भूगोल का टॉपिक है। हिमालय रेंज में जो हिमालय के आसपास की जो नदियाँ हैं और जो पहाड़ है, जो घाट है, वो सभी पढ़ने हैं। यानी कि भूगोल में कुछ टॉपिक है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है करंट का बजट पूछ लेंगे, करंट का बजट भी पूछ सकते हैं, अगर है तो पूछेंगे 100 से। उसके बाद पुरस्कार पूछे जाएंगे, कितने कितने अवार्ड दिए, पुरस्कार और मतलब अवार्ड एक ही बात है, तो दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट योजनाएं कौन कौन सी आई है। एक क्वेश्चन और रह गया यहाँ पे जनगणना वाला, जनगणना वाले से जरूर क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। तो जनगणना 2011 की आपको पता होनी चाहिए, कौन सी चल रही है अपडेट, किस किस राज्य में क्या क्या अपडेट चल रहा है, प्रति व्यक्ति आय पूछा। एक क्वेश्चन और है जिसमें इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है, एक तो मनी से रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है, एक बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, एक जीडीपी से पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में जो मुझे याद नहीं आ रहा। एक टॉपिक और है जो मुझे अब याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगी ज़रूर। जीडीपी, बैंक और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स से भी पूछे जा रहे हैं, जो अभी तक लेटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट तो यही टॉपिक मेन है, ये भी है। और इसके अलावा टॉपिक है जो हिस्ट्री के पूछे जा रहे हैं, संतलत काल जिसको बोलते हैं वो, मुगल काल, ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये तीनों हिस्ट्री के फेवरेट टॉपिक है DSSB के। तो ये सारे टॉपिक आप जब तक ये कवर करोगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि जीके इतना वास्ट है, जितना पढ़ोगे उतना कम है। इसमें से आपको 10 या 15 नंबर आसानी से ला सकते हो इतना पढ़ने में, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स जो पढ़ोगे, करंट अफेयर्स जो पढ़ना है वो कम से कम 2 साल का पढ़ना। अभी 2024 और 25 हो रही है एग्ज़ाम, पता नहीं इस साल तो मुझे लगता नहीं है होएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट पेंडिंग एग्ज़ाम है। हो भी सकता है, लेकिन मैं पर्टिकुलर ये नहीं कह रही, हो भी सकता है कि एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन आपको 2 साल की करंट अफेयर्स पढ़नी ही पड़ेगी सारी, टोटली जो भी पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो आता है फेवरेट सब्जेक्ट, जिसमें होता है पार्ट B, जिसमें आपको बहुत अच्छी कमांड बनानी है। कंपटीशन बहुत हाई होगा, याद रखना। दूसरा चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, कंपटीशन तो हाई होगा, साथ ही साथ आप पे आपका जो पार्ट B है वो भी बहुत रोल करता है। तो पार्ट B में स्कोरिंग करना है, पार्ट A को भी बराबर लेकर एवरेज मतलब 50 वो तो 50 ये दोनों ही बराबर लेकर चलना है। NIOS को पढ़ना है, जो है इग्नू की तरफ से होती है बुक्स। तो ये बुक्स के लिए आपको गूगल पे मैंने सर्च कर लिया है, गूगल पे मैं एक एक करके आपको हो सकता है कि मैं पढ़ा दूँ, या हो सकता है कि आप खुद से वो नोट्स ले गया तो प्रिंट आउट निकालोगे। प्रिंट आउट निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ही ब्लॉक के 4 यूनिट है, और 4 यूनिट में पूरा दे रखा है, मैंने खुद चेक किया है। तो ब्लॉक 1 होती है इसमें, या नर्सरी में ब्लॉक 2 होती है, ब्लॉक 3 होती है। ब्लॉक 1 में यूनिट 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है और 4 होती है। और ब्लॉक 2 में 5, 6, 7 होती है, ब्लॉक 3 में 8, 9, 10 होती है। तो इसी सभी को कुछ मेन चीज़ पढ़नी है, जिसको आपको खुद को हाईलाइट भी कर सकते हो, या फिर आप मुझे कहोगे तो मैं अभी पढ़ा दूँगी, क्योंकि मेरे पास ये है, अवेलेबल हो गई है, मेरे पास है। ब्लॉक 1 भी ऑनलाइन ही पढ़ाऊँगी और PDF में होंगी, क्योंकि ब्लॉक में इतने पेजेस हैं मोटे, मैंने इसको देखा है, क्योंकि मैंने कुछ ब्लॉक शायद 1 मेरे पास प्रिंट आउट भी है,
जो मैं देखूंगी, अभी चेक करूंगी तो मैं ज़रूर करा दूंगी। अगर आप चाहते हैं तो इसके कराने इसी से ही सारा अगर ये पूरी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। मैं इसके शॉर्ट नोट्स की समरी कराऊंगी, इसको पूरी आपको ही पढ़नी पड़ेगी, इसी से ही आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इतनी वास्ट है। इसको पढ़ने में कम से कम 3 महीने, या जिसकी अच्छी बहुत लर्निंग मतलब कहते हैं ना रीडिंग पावर बहुत अच्छी है, वो इसको 3 महीने में भी ख़त्म कर लेगा, 2 महीने में भी कर लेगा। जिनकी रीडिंग पावर अच्छी नहीं है वो इसको 4-4 महीने भी करेगा तो भी नहीं कर पाएगा। रीडिंग पावर इसलिए होती है कि आपने क्वेश्चन को जो भी पढ़ा वो आपके माइंड में क्रैक कर गया, कि आपको पता है कि वो लाइन कहाँ से है, किस लाइन से मैंने पढ़ा है। हाईलाइटर ले लेना, उससे पॉइंट शेयर करना। आई होप सो मैंने ये सारे कंटेंट आपको समझा दिए हैं, आपको रीजनिंग समझा दी, ठीक है, मैथ समझा दी है, जी के क्वेश्चन कर दिया है, और हमारा जो पार्ट बी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पीआरटी में। अब हमारा बच्चा है जो पार्ट 1 में हिंदी में और इंग्लिश में मैं आपको सिमिलर बता दूं। देखिए, हिंदी में जो पूछी जा रही है इस बार क्वेश्चन, पहले पूछा जाता था, सिंपल है कि आपका कारक पूछ रहा है तो कारक में आपको क्या बोलता था, एक लाइन दे देता था, उसका कारक बताइए, एग्जाम्पल दे देता। जैसे सपोज राम डैश खाना खाता है, तो राम ने खाना खाया, इस तरह के क्वेश्चन है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे पर्यायवाची भी तो पूछेगा, विलोम शब्द भी पूछेगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है, मुहावरे पूछे हैं, लोकोक्तियाँ पूछी हैं, और इसके अलावा हमारे, और आपको तो पता है और टॉपिक जो फेवरेट है संधि पूछी जाती है, समास पूछे जाते हैं, कारक पूछे जाते हैं। अब वाक्य नहीं पूछ रहे, और इसके अलावा हमारे वाक्य में जो वाच्य होते हैं वो नहीं पूछे गए, हमारे से जो हमारे काल होते हैं उससे भी नहीं पूछे गए। तो ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। और क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो किस तरीके पूछे गए हैं, जैसे मान लीजिए सपोज आपसे पर्यायवाची पूछ रहा है तो पर्यायवाची में कुछ भी दे देंगे, जैसे फूल लिख देंगे, फूल का आपको सेंटेंस में देंगे और नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको चूज करना है कि सुमन का दूसरा जैसे कुसुम होता है, ठीक है, इस तरीके से आपको वहाँ पे चूज करके टिक लगाना, मतलब फिल करना है, ठीक है। ये ज़्यादा जरूरी है कि इस तरीके के पैटर्न आ गए। और इंग्लिश का करूँ, एटोनिम्स पूछेंगे, सिनोनिम्स पूछेंगे, वन सब्स्टिट्यूशन पूछ रहे हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स में आपको करेंगे, ऑप्शन दे देंगे, 5-5 फिल इन दी ब्लैंक्स पूछ रहे हैं, ऑप्शन दे देंगे, और ऑप्शन में आपको करना है एपरेट ऑप्शन बताइए जो इसका आंसर होगा। तो आपको सेंटेंस में कीजिए। जंबल वर्ड्स पूछ रहे हैं, जंबल वर्ड्स में क्या होता है कि आपको ABC ऑप्शन देते हैं, आपको एक स्टोरी दे देते हैं, स्टोरी के धूल या कुछ भी दे सकते हैं वो उसको आपको अरेंज करना है और उसके बताना कि ABC कौन सा आएगा, CD आएगा। तो इस तरीके आ रहे 15 नंबर के आपके जो 10 नंबर का 15 नंबर के आपके ग्रामर होगी प्लस, और हिंदी में भी 15 नंबर की ग्रामर होगी, और 10-10 नंबर के आपके जो पैसेज आते हैं वो आते हैं, ठीक है। टोटल मिला के आपके शायद 15 वो और 5 नंबर का पैसेज आते हैं, सॉरी 5 या 10 नंबर के पैसेज आते हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रख लेना। मैंने हिंदी का भी थोड़ा बता दिया, इस तरीके से पूछे जा रहे हैं, इंग्लिश का मैंने बता दिया। उसके अलावा आपका मेन इंपॉर्टेंट है टाइम और स्पीड। आपको बहुत बच्चों के ऐसे एग्ज़ाम में क्या होता है कि ये इसमें तो कवर कर लिया, इसमें ही लगे रहते, पार्ट 1 में ही पार्ट B को ही देते हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। 200 क्वेश्चन के लिए जो टाइम दिया जाता है वो यहाँ पे 120 मिनट दिया जाता है, तो ये बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। TGT में तो यही टाइम दिया जाता है, 200 में से 120 मिनट है। सिर्फ PGT में होता है कि 180 मिनट दिए जाते हैं, 2.5 घंटे का होता है और 300 मार्क्स का होता है, तो आसानी से बच्चे कवर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 120 मार्क्स में कंपटीशन हाई होता है, ऊपर से यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो नेगेटिव मार्किंग होता है 0.25% मार्क्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन गलत करे तो आपके 0.25 मार्क्स, अच्छे क्वेश्चन में जो आपके सही थे वो भी इसमें डिडक्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। स्पीड को अपने दोनों तरफ से लेके चलना है। आपको सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, ठीक है, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, फिर प्रीवियस ईयर के पेपर जो अब तक हो रहे हैं वो देख लीजिए, ठीक है, जो भी आपके पीआरटी करे। पार्ट 1 के तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे प्रैक्टिस के, पार्ट B के जरूर देख लेना जो भी अभी तक हुआ है। अगर नहीं मिलते हैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर तो मुझे बता दीजिए, मैं दे दूँगी। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, डेली अपना टाइम टेबल सेट करना है, जितने भी जो भी तो टाइम के अकॉर्डिंग से सूटेबल रहेगा वही टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि D+B एग्ज़ाम क्रैक करना इतना आसान नहीं है। कंपटीशन बहुत हाई होगा, क्योंकि 2.5 साल बाद निकले, कुछ बच्चे तो पहले से ही प्रिपेयर करके बैठे होंगे और उनसे कंपटीशन आपको खुद को करना है। तो इसलिए प्लीज़ अपनी तैयारी कंटिन्यू स्टार्ट कर दीजिए। ये मत देखिए मैं आज करूँ मैं कल करूँ, पहले से ही अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। मुझे ये इस तब अगले, जैसे माने सपोज आपको आज से पढ़ना शुरू करना है तो
एक दिन पहले ही आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उसको एक नोट्स बना लीजिए। मुझे आज ये टॉपिक है, मुझे सपोज़ मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन करना है तो करना ही करना है, चाहे उसमें मुझे पूरा दिन नहीं लगाना, सिर्फ जो टॉपिक होते हैं करते जाओ, नहीं होते तो छोड़ दो। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट, कई बार होता है हम कुछ सब्जेक्ट हमारे फेवरेट होते हैं, कुछ सब्जेक्ट हमारे फेवरेट नहीं होते, तो आपको पहले मैथ्स अगर इंक्लूड करना है तो मैथ्स करिए, फिर आप रीजनिंग करिए, फिर देन आप दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हो, लेकिन लेना सभी को बराबर है। और अपने सब्जेक्ट, सपोज आपने मॉर्निंग में अपना पार्ट 1 के कवर कुछ टॉपिक कवर कर लिए, तो इवनिंग में आप पार्ट बी के कवर कर सकते हो, क्योंकि पार्ट बी भी इंपॉर्टेंट है और पार्ट ए भी इंपॉर्टेंट है, किसी को भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, DSSB का पेपर मैंने खुद दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, नमस्कार।